नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तकरार। दिल्ली में तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। मंत्रियों के नामों पर हुई चर्चा। विधान परिषद में 92 को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर अघाड़ी में विरोध। उद्धव के फैसले से एनसीपी कांग्रेस नाराज। अजीत पवार ने ठाकरे को सुनाई खरी खोटी। कोयला तस्करी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली किया गया तलब। अभिषेक बनर्जी पर भी गिर सकती है गाज। बीजेपी ने केजरीवाल के झूठ की खोली पोल। कहा मनरेगा का बजट कम करने की दी गलत जानकारी। स्कूलों अस्पताल पर भी बोला झूठ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। 28 अगस्त को रामलीला मैदान में होगा विरोध प्रदर्शन। जगह जगह लगाई जाएगी महंगाई चौपाल। सबसे पहले बात बिहार की राजनीति पर। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब बिहार में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि 16 अगस्त को नीतीश तेजस्वी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन की पार्टियों में रार शुरू हो गई है। इस बीच तेजस्वी ने दिल्ली में सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाई। मुलाकात में मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई। साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है और आरजेडी की तरफ से बनाए जाने वाले मंत्रियों के नामों पर मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से मांग उठ रही है कि उन्हें सम्मानजनक मंत्रालय दिए जाए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घमासान क्यों शुरू हो गया है? देखिए, वो एक कहावत है कि शहर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। वही कहानी है इस महागठबंधन की। दरअसल आरजेडी सीनियर पार्टनर है, जेडीयू एक जूनियर पार्टनर है। मुख्यमंत्री जूनियर पार्टनर के पास तो बड़े बड़े मंत्रालय किसके पास, ये बड़ा सवाल है। और जब आज तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो कुछ टेलीविजन चैनल वालों ने उनसे पूछा कि क्या होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कुछ फैसला हुआ या अभी फैसला होना बाकी है। तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता से और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से मिलकर बातचीत करेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या उनकी रणनीति होगी। अब नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद यादव की जो राय है कि इसके आंत में भी दांत है और जिस तरह का पिछली बार का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो ऑब्वियसली इस बार आरजेडी फूंक फूंक के कदम रखेगी। और जहां तक गठबंधन का मसला है, जो वस्तुस्थिति नजर आ रही है उसमें तो आरजेडी के पास फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री की जो दावेदारी वो कर रहे हैं वो जायज़ भी है, लेकिन इसमें एक तीसरा प्लेयर भी घुस गया। नीतीश कुमार के कहने पे तेजस्वी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल हो, लेकिन नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोगे बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस की मदद चाहिए थी, तो कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। अब कांग्रेस पार्टी से भी लोग कह रहे कि 4-5 मंत्रालय हमें भी चाहिए। वाजिब है कि अगर आप गठबंधन में हैं और बाहर से समर्थन नहीं दे रहे, तब तो मंत्रालय उनको भी चाहिए होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, किसको क्या मिलेगा और उसके बाद कौन रूठेगा, कौन शोक मनाएगा, कौन पार्टी तोड़ेगा, कौन पार्टी के खिलाफ जाएगा, ये खेल देखना अभी बाकी है। तो एक तरफ बिहार महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में भी युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में विपक्ष का नेता अंबादास दानवे को घोषित कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने नाराजगी जताई है और महाविकास अघाड़ी के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। इसी बीच एनसीपी नेता अजीत पवार और जयंत पाटिल ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और अंबादास दानवे को विधान परिषद
संसद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अंबादास दानवे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से पहले उनकी सहमति क्यों नहीं ली। तो एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट की खबर। देखिए, ये तो पहले से ही भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। उद्धव ठाकरे ने कुनबा जोड़ा, यही करके तो वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, समय का पहिया उल्टा जब चलता है तो यही होता है। लोग अब मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को बता रहे हैं कि बिना हमसे पूछे कोई फैसला मत लेना। ये अजीत दादा ने किया और कांग्रेस पार्टी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का हम विरोध करते हैं, ये मेरे पास आना चाहिए। असेंबली के अंदर आप एनसीपी का नेता प्रतिपक्ष है और डिप्टी वो शिवसेना के पास है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि गठबंधन का क्या मतलब है? आप अपने मन से फैसले कैसे ले सकते हो? और कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए, हम तो शिवसेना के साथ हाथ मिलाए थे, चूँकि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी से जाकर के उन्होंने गुजारिश की थी उनके कहने पे, अदरवाइज जो हमारा गठबंधन है वो अननेचुरल है और परमानेंट नहीं है। मतलब ये एक संकेत इस तकरार से जो सामने आ रहा है वो ये कि आगे आने वाले बीएमसी चुनाव हो या फिर असेंबली के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, ये एमबीए बनता दिख नहीं रहा, टूट पड़ चुकी है। जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में उद्धव फंसे हैं तो बंगाल में ममता रो रही है, क्योंकि अब कोयला घोटाले में ईडी की जांच तेज हो गई है। ईडी ने अब कोयला तस्करी में शामिल पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को तलब किया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ पुख्ता सबूत है और ये सभी उन इलाकों में तैनात थे जहां तस्करी हुई थी। वहीं इन 8 अधिकारियों को ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होने को कहा गया है। वहीं इस मामले में सीबीआई 3 आरोपियों विकास मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा और गुरुपद माझी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोयला तस्करी मामले में ईडी कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। लगातार इस मामले में ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। ममता और अभिषेक की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बहुत बड़ी मुश्किल है ये सिर्फ 8 आईपीएस अधिकारियों की कहानी नहीं है। जो खबर आ रही है कि 8 आईएएस अधिकारियों को भी तलब किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ लोगों को तो डेट भी दे दिया गया है। इसमें राज्य के डीजीपी भी शामिल हैं जिनको तलब किया गया है। क्यों किया गया है? वो इसलिए कि जो घोटाले का जो पीरियड है, जो जांच हो रही है, उसमें ये पाया गया कि 3 ऐसे जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आसनसोल, जिसमें पुरुलिया और बांकुरा, इन जगहों पे जो तैनात आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर थे, उनके साथ इन कोयला माफिया की कोई सेटिंग गेटिंग थी, पैसे का आदान प्रदान हुआ है और इस पैसे के आदान प्रदान का कच्चा चिट्ठा अब ईडी के पास है। ये तमाम अधिकारी जिसको कहते कि ब्लू आइड बॉयज ऑफ ममता बनर्जी, मैंने कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि इस तरीके से कोयला खदान से ट्रक जो इल्लीगल कोयले को उठा करके वो राज्य के बाहर और देश के बाहर बांग्लादेश लेकर के जाते थे, तो रास्ते में कभी कोई रोक टोक नहीं होता था। तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियंस, इन तीनों की मिली भगत कोल माफिया के साथ थी। अब समय आ गया है इनसे पूछताछ करके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको सस्पेंड भी किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं उन्होंने ईडी को पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे हर महीने कोयला स्मगलिंग के जरिए ये लोग 150 करोड़ रुपए हर महीने इन अधिकारियों
और पॉलिटिशियंस को देते थे। जी बिल्कुल। तो एक तरफ ईडी के हंटर से ममता बौखला रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल बीजेपी के वार से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल के झूठ को बेनकाब कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान हासिल किया है। दिल्ली मॉडल फेल हो गया है। केजरीवाल ने मनरेगा का बजट कम करने की गलत जानकारी दी। इसके साथ ही बीजेपी ने स्कूलों पर भी केजरीवाल की पोल खोली और कहा कि 2015 से लेकर 2021 के बीच 500 नए स्कूल बनाने की बात कही गई थी। 500 स्कूल तो खुले नहीं, लेकिन 16 स्कूल बंद हो गए। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल ही नहीं है। केजरीवाल ने अपने वादे का आधा भी काम नहीं किया। उन्होंने 8 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो 440 लोगों को नौकरी दे पाए। कितने बड़े झूठ का खुलासा बीजेपी ने किया है। देखिए, ये बीजेपी का खुलासा नहीं है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे दुनिया के सामने लाया। दरअसल ये जानकारी हम लोगों के पास पहले से भी थी। अगर कैपिटल टीवी के जो दर्शक जो लगातार हमें देख रहे हैं, इन सब स्टोरीज को हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। वो कहाँ से ये खबर आ रही है? ये खबर, ये दावा कि स्कूल नहीं खुले हैं और नौकरियां सिर्फ 440 दी गई है, ये खुलासा तो स्वयं केजरीवाल की सरकार ने की है। आरटीआई के जरिए ये इंफॉर्मेशन जब मांगा गया कि केजरीवाल ने 500 स्कूल नए स्कूल बनाने का वादा किया था, तो कितने अब तक बन गए? केजरीवाल की सरकार ने कहा एक भी नहीं। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि भाई आपने 8 लाख जॉब सरकारी देने का वादा किया था, कितने लोगों को दिया आपने? तो 440 का जवाब ये आरटीआई के जरिए आया है। अब आज मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल के ऊपर, वो संजय सिंह ये कह रहे थे कि देखिए हमारे पास तो जमीन नहीं है। तो ये तो डिजिटल का जमाना है। जब चुनाव से पहले यही सवाल केजरीवाल से पूछा जाता था तो ये नटवर लाल ये कहते थे कि हमारे पास तो पूरा प्लान बना हुआ है, हमें मालूम है कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन एक ईमानदार सरकार आएगी, इसलिए लोग आगे बढ़ बढ़ के उनको जमीन देने को तैयार हैं। उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। तो ये है नटवर लाल की कारस्तानी। झूठ ऐसे बोलो कि सच बोलने वाला भी शर्मा जाए। जी बिल्कुल। और आखिरी खबर में बात कांग्रेस की नौटंकी पर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जैसे ही ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटकी, कांग्रेस को महंगाई पर प्रदर्शन की याद आ गई। अब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए 28 अगस्त को प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई चौपाल आयोजित करेगी। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किस लिए है? बेरोजगारी के लिए या ईडी के एक्शन को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अब यह समझ में आ गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फिर से बुलाया जाएगा, और उसकी वजह आप जान लीजिए क्या है। उसकी वजह ईडी की जांच है नेशनल हेराल्ड केस में। नेशनल हेराल्ड केस में जब 16 घंटे तक नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पे ईडी ने छापेमारी की, तो वहां बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो पूछताछ के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जो जवाब दिए थे उससे बिल्कुल उल्टा है। मतलब ये उनसे पूछा गया कि भाई ये जो पैसे जो आपने नेशनल हेराल्ड को दिए वो कहाँ खर्च हुआ, आपने क्या किया? तो वो कहती थी कि भाई ये हम तो नहीं जानते, वो तो वहाँ के लोग ही बताएंगे। उनसे ये भी पूछा गया कि आप कहते हो कि भाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यंग इंडियन, तो यंग इंडियन क्या करती है, नहीं करती है, लास्ट आपने कौन सा कार्यक्रम किया, उसके पास जो हवाला ट्रांजैक्शन से जो पैसे आए, शेल कंपनी से जो पैसे आए, उसका आपने क्या किया? उन्होंने बताया कि भाई ये तो डे टू डे हम जानकारी हम नहीं रखते, वहाँ के जो लोग कर्मचारी हैं वो कर्मचारी ही बताएंगे। तो यंग इंडियन के सीईओ खड़गे साहब को ही तलब किया गया था, और जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या क्या काम यहाँ होता है, कौन लोग करते हैं, उन्होंने बताया कि मुझे भी नहीं मालूम, सीईओ को भी मालूम नहीं, डायरेक्टर को भी मालूम नहीं। और जब सीईओ से पूछा गया भाई कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई काम ही नहीं करता। मतलब
पूरा गड़बड़ झाला है और इसलिए ईडी ने नए ढंग से पूछताछ करने की योजना बनाई है और इसका भनक जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगा, ये बेरोजगारी और महंगाई का तमाशा करने के लिए ये आंदोलन करने के मूड में चले गए हैं। खैर, आंदोलन करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। महंगाई पे करें, बेरोजगारी पे करें, फॉरेन पॉलिसी पे करें, आप तमाम चीज़ों पे कर सकते हैं, लेकिन कानून से बचना मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।